वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हम बात करेंगे मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन के बारे में। इंडिया में ये बात की गई कि अभी हम हमारी जो मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन है उसको हम चेंज करेंगे। हो सकता है हम उसको बढ़ा के 18 से 21 ईयर्स कर दिया जाए। उसके साथ में ये सारा जो हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड रहा है मैरिजेबल एज के बारे में, वो कैसे रहा, मैरिज एक पर्सनल इश्यू को होते हुए ब्रिटिशर्स ने उसको कैसे कोडिफाई करा, उसके साथ में कौन कौन से ऐसे लॉज हुए, कब कब इसका डेवलपमेंट हुआ, इसमें अमेंडमेंट्स हुए, इसके साथ में हेल्थ पर्सपेक्टिव इससे जुड़ा हुआ क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे इसका पोजीशन क्या है, हमने कौन कौन से कन्वेंशन साइन करे हैं जिसके अंडर ये बहुत जरूरी है कि हम मैन एंड वुमेन को दोनों को हम इक्वल राइट दे। उसके अलावा एक चीज ये भी हो जाती है कि अभी ये जो डिसीजन लिया जा रहा है वो किस पैरामीटर्स पे लिया जाता है, कौन सी कमिटी सेटअप की गई है, और वो इनके अलावा और किस और इश्यूज पे डिस्कशन करने वाली है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उसके पहले ये लॉ सीखो की कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशियरी की प्रिपरेशन के लिए है, जो कि हमारे जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेस हैं, इन सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं ये न्यूज में कैसे आया। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच को ये कहा गया कि वी आर रिकंसिडरिंग फॉर रिवाइजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। तो अगर हम रिसेंटली अभी देखें तो जो मिनिमम एज है तय की गई है वो मैन के लिए जो है वो 21 ईयर्स है, वही विमेन के लिए अगर देखें तो ये 18 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो जिस कमिटी की रिकमेंडेशन पे हम रिकंसीडर कर सकते हैं वो कमिटी है जया जेटली कमिटी। जया जेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है, उसके अलावा ये एक पॉलिटिकल पार्टी की हेड भी रह चुकी है। तो इनकी चेयरपर्सनशिप में ये कमिटी सेटअप की गई। ये कमिटी एक टास्क फोर्स के अंडर बनाई गई है, जो कि सेटअप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के द्वारा। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके अंडर हम ये सोच रहे हैं कि एज ऑफ मैरिज हम रिवाइज कर सकते हैं, या ये कमिटी किस पे किन इश्यूज पे रिकमेंडेशन देने वाली है। तो पहला जो पॉइंट है वो है एज ऑफ मदरहुड का। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज अबाउट मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट, मतलब जब कोई लेडी बर्थ देती है किसी चाइल्ड को तो वहां पे हम देखते हैं कि काफी टाइम ऐसा होता है कि इन्फेंट की डेथ हो जाती है या तो वो मदर की डेथ हो जाती है। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं उसके ऊपर, और उसके अलावा करेक्शनल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन की बात की गई है। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड और कोडिफिकेशन देख देते हैं, जैसे मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, गार्डियनशिप हो गया, सक्सेशन हो गया। तो ये सारे तो पर्सनल इश्यूज है जो कि रिलीजियस के जो हमारे रिलीजियस प्रिंसिपल है या रिलीजियस टेक्स्ट है हम उसके अकॉर्डिंग ये हमेशा से गवर्न होते हैं, जिसको ब्रिटिशर्स इसमें इंटरफेयर करना हमेशा सही नहीं मानते थे। लेकिन कुछ इंसिडेंट हुए जिसके बाद में इनको कोडिफाई करने की जरूरत पड़ी। जो पहला केस था वो था दादाजी भिकाजी वर्सेस रुकमाबाई, जो कि 1885 में हुआ था। तो जो रुकमाबाई थी उनकी शादी कर दी गई थी, चाइल्ड मैरिज कर दी गई थी दादाजी भिकाजी से। इमीडिएटली शादी के बाद में वो अपने हस्बैंड के घर नहीं गई, वो अपनी विडोड मदर जो थी उन्हीं के साथ में रही। कुछ टाइम बाद दादाजी भिकाजी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके चलते दादाजी भिकाजी ने रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए एक केस फाइल करा कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि रुकमाबाई की जब शादी हुई उनकी एज बहुत कम थी और वो ऐसा कह रही है कि मैं किसी इलिटरेट पर्सन के साथ में नहीं रह सकती, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज जब उनका शादी हुआ था उनका एज बहुत छोटा था और उनका कोई उसमें कंसेंट नहीं था। और यही जो रुकमाबाई थी वो आगे चल के फर्स्ट लेडी बनी ब्रिटिश इंडिया ने जिन्होंने मेडिसिन का प्रैक्टिस किया। 2018 में गूगल ने डूडल भी बनाया था उनके बर्थ एनिवर्सरी में। तो ये काफी अच्छी पर्सनालिटी में थे। कोर्ट का इतना पॉजिटिव जजमेंट मिलने के बाद में ही हमारी कंट्री को एक ऐसी लेडी मिल पाई। उसके बाद में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था वो था फुलमनी दासी केस। फुलमनी 10 ईयर की जो फुलमनी दासी थी उनकी शादी कर दी गई थी 30 ईयर्स के हरि मोहन जी के द्वारा के साथ में। तो वाइल उनकी शादी जैसी हुई वैसे ही वो अपने हस्बैंड के घर चली गई, एंड शी डाइड आफ्टर हर हस्बैंड ट्राइड टू कंज्यूमेट देयर मैरिज। तो उनके हस्बैंड ने ट्राई करा फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, फॉर अ फिजिकल इंटरकोर्स विद हर, और उसी दौरान उनकी डेथ हो गई।
उनकी मदर कोर्ट में गई, इसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया गया, लेकिन ड्यू टू वो उनकी वाइफ थी तो रेप के लिए चार्ज नहीं किया गया, सिर्फ सेक्शन 338 के अंदर उनको बुक किया गया और उन्हें सिर्फ 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हुआ। इसी केसेस को चलते हुए जो बहुत ही लीडिंग रिफॉर्मर्स थे तो उस टाइम के बहराम जी मलाबारी, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे जो कि काफी पॉपुलर हुए इंडिया में, और उन्होंने इस डिबेट को स्टार्ट किया कि वेदर वी हैव टू कंसीडर एज फॉर गिविंग अ कंसेंट। तो 1885 में जब रुक्माबाई का केस हुआ था उसके बाद में उनका जो एक आर्टिकल आया था, नोट्स ऑन इन्फेंट मैरिजेस एंड इन्फोर्स विडोहुड, 1884 का ये केस है जिसमें काफी उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करा। उसके बाद में एन अपील फ्रॉम द डॉटर ऑफ इंडिया, एक उनका एक और आर्टिकल आया था, खासकर ये फुलमनी देसी दासी केस के बाद में आया था, जिसने ना केवल इंडियन सोसाइटी में, इवन जो इंग्लिश सोसाइटी थी उस टाइम की मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसमें भी ये काफी ज्यादा डिबेट का एक इश्यू हो गया। और वहां उस टाइम फिर गवर्नमेंट को ये रिकंसिडर करना पड़ा कि हमको एक एज ऑफ कंसेंट फिक्स करने की जरूरत है। इसी के चलते तब गवर्नमेंट ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 इंट्रोड्यूस करा, जिसमें एज ऑफ कंसेंट 12 ईयर्स कर दिया गया। उसी के अकॉर्डिंग जो सेक्शन हमारा 376 है आईपीसी का, जो रेप का डेफिनेशन देता है और कौन इसके पर्व्यू में आ सकता है ये बताता है, उसमें फिजिकल इंटरकोर्स और फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वाइफ नहीं माना जाता था रेप की डेफिनेशन में, लेकिन आफ्टर दिस एक्ट अगर उसकी वाइफ 12 ईयर से कम है, अगर वो गर्ल का एज 12 ईयर से कम है और वो फोर्सफुली कंज्यूमेट करता है मैरिज को या सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसे एज ए रेप माना जाएगा। उसी के बाद में 1927 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, जिसमें एज ऑफ कंसेंट जो था उसको, जो अभी तक सिर्फ एज ऑफ कंसेंट हुआ करता था, उसको मैरिजेबल एज बना दिया गया विमेन का 12 ईयर्स पे। उसके बाद में उसी के 2 साल बाद में 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया हरबिलास सरदा द्वारा, जो उस टाइम के जुडिशियल ऑफिसर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, इसलिए इसको सरदा एक्ट 1929 भी कहते हैं। तो इसने फिक्स किया कि जो मैरिज का एज होगा गर्ल्स के लिए वो 14 ईयर्स होगा और बॉयज के लिए जो होगा वो 18 ईयर्स होगा। यही एक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी कंटिन्यू रहा और 1978 में इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ, जिसमें एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स जो है वो 18 कर दिया गया और बॉयज के लिए ये 21 कर दिया गया। उसके अलावा कुछ पर्सनल लॉज भी है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। उसके साथ में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी है। इवन पारसी पर्सनल लॉज में भी जो एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स है वो 18 फिक्स किया गया है एंड फॉर बॉयज इट इज 21। अगर हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट को देखें कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, इससे कम एज में अगर शादी करते हैं तो वो मैरिज को नल एंड वॉइड माना जाएगा। और हिंदू मैरिज एक्ट में तो पर्टिकुलर इसके लिए पनिशमेंट भी है अंडर सेक्शन 8A। उसके अलावा अभी का जो करंट एक्ट है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो 1978 के अमेंडमेंट के बाद में ये पर्टिकुलर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एज मानी गई फॉर मेल इट इज 21 एंड फॉर फीमेल इट इज 18 ईयर्स। तो ये जो एक्ट लाया गया था वो जो चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट था उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स को फुलफिल करने के लिए लाया गया था। तो मेन इस एक्ट का जो एम था दैट इज फोकस्ड ऑन प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन, क्योंकि चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट में कहीं भी प्रिवेंशन की बात नहीं कही थी। उसके अलावा जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज लाई गई वो कि आपने अथॉरिटीज को रिस्पॉन्सिबल बनाया फॉर प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज। सेक्शन 13 में स्पेसिफिकली कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत है, और ऐसी शादी जहाँ पे सामूहिक विवाह अगर हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कैन एक्ट एज अ प्रोहिबिशन ऑफिसर। उसके अलावा सेक्शन 13 में ग्राम पंचायत मेंबर जो हो गए या उस चाइल्ड का जो टीचर है उसका ये ड्यूटी है कि वो हर पॉसिबल असिस्टेंस प्रोवाइड करे फॉर प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड मैरिज। उसके अलावा पर्सन लिस्ट आउट किए गए जो कि पनिश हो सकते हैं अंडर दिस लॉ। जो ऐसा पर्सन जो परफॉर्म करता है, जो कंडक्ट करता है या जो डायरेक्ट करता है या जो अबेट करता है, ये प्रोत्साहन करता है किसी भी तरीके की चाइल्ड मैरिज को, वो सब इसके अंदर बुक किए जा सकते हैं। उसके अलावा अ मेल एडल्ट, ठीक है, अबाउट 18 ईयर्स, फिर भले ही उसका मैरिजेबल एज से वो कम हो, 20 ईयर्स का हो, और अगर वो किसी
ऐसी लड़की से शादी करता है जो कि 18 ईयर से कम है, तो वो भी इसके अंडर बुक किया जाएगा अंडर सेक्शन 9। उसके अलावा ऐसा पर्सन हु हैविंग चार्ज ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, फिर वो भले उसका पेरेंट हुआ या उसका गार्जियन हो सकता है या कोई अथॉरिटी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एनजीओ हो सकता है, अगर वो भी चाइल्ड मैरिज करवाते हैं उस चाइल्ड की, तो वो भी इसके अंडर बुक किए जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। आर्टिकल 14 और 21 का इससे वायलेशन होता है। अगर हम कुछ पिछले केसेस को देखें तो जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात करता है। तो 2014 में जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ जिनमें ट्रांसजेंडर को बहुत से राइट मिले, उसमें स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है assumption that human have equal value and should therefore be treated as equal as well as by equal laws। इसीलिए एज ऑफ मैरिज जो है बहुत जरूरी है कि दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए ये सेम हो। उसके अलावा 2019 का जो जजमेंट है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है a law that treat women differently based on gender stereotypes is an affront to women's dignity। तो आर्टिकल 21 में जो उनको डिग्निटी मिली है ये उसका वायलेशन करता है अगर आप उनको इक्वली ट्रीट नहीं करो तो। उसके अलावा थोड़ा हमारे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि इंटरनेट नेशनल लेवल पे क्या है इसका सिचुएशन। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है फॉर वुमेन्स राइट, दैट इज द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडॉल जिसे कहते हैं। इसका आर्टिकल 16 स्पेसिफिकली कहता है कि मैरिज के केस में मैन एंड वुमेन दोनों का फ्री एंड फुल कंसेंट होना एकदम जरूरी है। उसके अलावा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसे हम ह्यूमन राइट चार्टर भी कहते हैं, उसका भी आर्टिकल 16 कहता है कि नॉट एट द टाइम ऑफ मैरिज, इवन ड्यूरिंग द मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, वुमेन और मैन दोनों को इक्वल राइट होना जरूरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, नेशनलिटी, रिलीजन। तो यहाँ पर राइट ऑफ मैरी ही नहीं दिया गया, उसके साथ में वुमेन को और दूसरे राइट देने की भी यूडीएचआर ने बात कही है। थोड़ा सा इसमें थोड़ी कंट्रीज के और हम ध्यान देंगे कि अगर चाइना में देखें तो 20 ईयर्स फॉर गर्ल्स है, बॉयज के लिए 22 ईयर्स है। बांग्लादेश में सेम इज इंडिया 18 एंड 21 है। पर जापान में 20 ईयर्स फॉर बोथ, यूएस, ब्राजील, रशिया, यूके, ये जो कुछ डेवलप कंट्री हम जिन्हें मानते हैं, इनमें दोनों का जो मैरिजेबल एज है वो 18 ईयर्स है। मलेशिया में थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी देखने को मिलता है जहां पे मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स 16 है एंड बॉयज 18 ईयर्स है। तो ये एज ऑफ मैरिज डिफरेंट क्यों है, ये क्वेश्चन हमेशा से आता है। तो हमारे जितने भी लॉस कोडिफाइड हुए हैं ये सारे, खासकर मैरिज से रिलेटेड, ये सारे कस्टम्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस से आए हैं। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमेशा से हमको ये देखने को मिला है, नॉट अ वन रिलीजन बट हमको बहुत से रिलीजन में देखने को मिला है कि ये थोड़े डिस्क्रिमिनेटरी है, स्पेशली अगेंस्ट अ वुमेन। ये लॉ कमीशन ने भी ऑब्जर्व किया है कि कहीं ना कहीं एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है, एक ऐसी हमारे समाज में एक रूढ़िवादी सोच बनी हुई है कि वाइफ का एज हस्बैंड से कम होना जरूरी है। तो ये नथिंग, इट इज बट अ स्टेरियोटाइप, एक रूढ़िवादी सोच है, हमारे कुछ कस्टम्स की कुछ इविल थिंग्स है जिसके कारण ये एज डिफरेंट हमेशा से माना गया। हाँ, कुछ ऐसा साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि जल्दी मैच्योरिटी आती है लड़कियों को या वुमेन को, इसलिए उनका शादी जल्दी कर देना चाहिए या वाइफ का एज कम ही होना चाहिए हस्बैंड का। अभी तक कोई ऐसा स्टडी नहीं है, साइंटिफिक प्रूव नहीं है, तो हम इसको कैसे मान सकते हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट की बात करी है, उससे जुड़े हुए इश्यूज है, हेल्थ की बात यहाँ पे हम करते हैं कि सबसे पहले अगर आप जल्दी शादी करते हो तो बहुत चांस है कि अर्ली प्रेगनेंसी भी हो। अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो वुमेन का या उस गर्ल का बॉडी रेडी नहीं होता है प्रेगनेंसी के लिए, उस चाइल्ड के लिए। इसके चलते हमको चाइल्ड मोर्टेलिटी तो देखने को मिलती है, उसके अलावा वुमेन के हेल्थ पे भी ये अफेक्ट करता है। इवन मैटरनल मोर्टेलिटी भी हमको देखने को मिलती है। इसलिए ये आर्ग्यू किया गया है कि इनका जो मैरिज का एज है वो 18 से 21 कर दिया जाए। लेकिन सिविल सोसाइटी से एक और आर्ग्यूमेंट ये आता है, जो कि बहुत एक रिनाउंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कोलिशन एडवोकेटिंग फॉर एडोलेसेंट कंसर्न, इनके द्वारा है कि आप मैरिजेबल एज बनाते हो तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है जिससे आप अननेसेसरी कुछ और लोगों को क्रिमिनलाइज कर लोगे और उसके साथ में आप कुछ
अंडर एज मैरिड गर्ल्स को विदाउट लीगल प्रोटेक्शन आप छोड़ दोगे। इसकी जगह उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि आप इंक्रीज करो गर्ल्स एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बिल्ड करो। ये सारे मेजर्स लेने की जरूरत है। ये कुछ लॉन्ग टर्म मेजर है, क्योंकि जब राइट टू एजुकेशन आया, सर्व शिक्षण अभियान को पुश देखने को मिला, तो उसके चलते जो एडोलेसेंट गर्ल की जो मैरिज हुई थी उसमें भी एक डिक्लाइन, एक कमी देखने को मिली है। तो एक जो रिकमेंडेशन दिया गया है इस सिविल सोसाइटी के द्वारा वो ये है कि जो 3 to 5 ईयर्स वाला जो एक एज है, उसके साथ में 15 to 18 वाला जो है, इनको भी राइट टू एजुकेशन के पर्व्यू में लाया जाए। तो इतने सारे डिस्कशन के बाद में अभी आपका ओपिनियन क्या है कि दोनों के लिए जो एज ऑफ मैरिज है वो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है, या हमको एज ऑफ मैरिज जो है बॉयज का कम करके 18 कर देना चाहिए, या गर्ल्स का बढ़ा के 21 कर देना चाहिए? तो जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लेट्स हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन हियर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।